नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश कैसे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन किए, तो हम इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रिवीजन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तहत करेंगे। तो आज हम वो सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो जनरली कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इस पोर्शन से पूछा जाता है। ये पोर्शन इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन पॉलिटी वाले सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों का ये कॉमन सब टॉपिक है। तो अगर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा जाए तो दोनों सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन कवर किया जा सकता है। तो चलिए हम आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड द सेटिंग अप of a board of control in Britain through which the British government could fully control the British East India Company civil, military and revenue affairs in India। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सेटअप हुआ था वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे पावर को कंट्रोल किया था। तो इसका आंसर जैसा कि आपको पता है कि पहला एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेशन के लिए लाया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, देखिए आप इसको कि क्या है इसमें है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द काउंसिल ऑफ एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट में, तो उस एक्ट को क्या करना है, मैच करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसमें क्या हुआ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता इसे दी गई थी। बहुत ही कॉमन चीज है, पता ही होगा आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935। तो ए का 3 आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचा ऑप्शन बी और डी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें क्या किया गया था, तो आप इसमें देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था। तो बी का 5, तो बी का 5 अगर किए तो आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन हम एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो उसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी प्रोविंसेस में स्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के थ्रू। तो सी का 4। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 एक्ट में क्या किया गया था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। एक्ट पास हुआ था 1858 में और पूरा पावर। तो ये सारे एक्ट जो 4 एक्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन कोई है तो ये चारों प्रोविजन है। 1958 का प्रोविजन, ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर होना पावर। दूसरा अगर 1909 का है तो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड मिला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो आगा खां शिमला में गए और उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो, उनसे उन्होंने बात किया और उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड ऑफ मुस्लिम के लिए डिमांड रखी। और 1909 के एक्ट में ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा ये मांग को स्वीकार किया गया। तो इसका प्रोविजन कर दिया गया सेपरेट इलेक्ट्रोड का 1909 के एक्ट से। उसके बाद 1919 में डायरकी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। और 1935 के एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता, कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी उस समय, तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई किसको, प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी गई, कुछ लॉ मेकिंग पावर उस समय दिया गया प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस मतलब आज के जो स्टेट है उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, काउंसिल एक्ट 1909 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी। तो देखिए अभी बात किया डायरकी इन द स्टेट जो है वो
1919 के एक्ट से है, तो डी तो गलत है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अभी बात किए थे कि वो 1935 के प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के एक्ट से मिला था, तो ये 1990 ये भी गलत है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो कुछ 1919 से और 1935 में फाइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, तो ये भी गलत है। 1909 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 19 में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था। अभी कभी क्वेश्चन आया कि इलेक्शन वर्ड यूज किया गया का 1892 में, नहीं, इलेक्शन वर्ड नहीं, लेकिन कुछ हद तक मेंबर्स को बढ़ा के पहली बार जो पहले नॉमिनेशन होता था डायरेक्ट नॉमिनेशन कर दिया जाता था, तो 1892 एक्ट में ये बताया गया कि रिकमेंडेशन के थ्रू नॉमिनेशन होगा। तो इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन वहां से आया कि हाँ, मतलब जो भी वहां पे मेंबर हैं जो प्रोविंसेस में, तो वहां से जो लेजिस्लेचर में जाएंगे वो रिकमेंडेशन, वहां के रिकमेंडेशन के थ्रू जाएंगे। तो एग्जैक्ट वर्ड इलेक्शन तो नहीं बताया गया, लेकिन प्रिंसिपल हाँ जरूर 1892 के उससे आया, तो ये सही है। इलेक्शन वर्ड जो है वो 1909 में जाके फाइनली 1909 के एक्ट से फाइनल आया, लेकिन प्रिंसिपल 1892। तो यहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल अगर पूछ रहा है तो 1892, इलेक्शन वर्ड पूछ रहा है तो 1909। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वेयर गिवन टू। 1935 में एक्ट में आपको पता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, उसका प्रोविजन किया गया था। तो उसमें रेसिड्यूरी पावर, दो सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। कुछ पावर जो रखा गया था जैसे कि पुलिस हो गया, फाइनेंस हो गया, वो रिजर्व सब्जेक्ट थे, और कुछ जो थे वो जो इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखे गए। तो ये जो पावर बाकी जो बच गया, लिस्ट जो बच गया, जो ना तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में था ना जो रिजर्व सब्जेक्ट में था, तो उसमें जो लॉ मेकिंग पावर था वो किसको मिला था? प्रोविंशियल गवर्नर जनरल के पास गया था। तो सी इज द राइट आंसर, गवर्नर जनरल। प्रोविंशियल गवर्नर से थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल जो था, प्रोविंशियल गवर्नर नहीं, वहां जो गवर्नर थे उनको पावर नहीं था, गवर्नर जनरल को लॉ मेकिंग पावर मिला हुआ था, जो रेसिड्यूरी पावर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वॉज बेस्ड अपॉन, जो 1919 का एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो किसके रिपोर्ट के आधार पे पास हुआ था? तो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1818 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। तो उस रिपोर्ट के आधार पे 1919 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया था। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the communal electrode system introduced by the British in India for the first time? बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मैं बताया अभी आपको स्टोरी कि आगा खां शिमला में जाकर मिले लॉर्ड मिंटो से, और वहां उन्होंने डिमांड रखा था सेपरेट इलेक्ट्रोड का। तो इसको कम्युनल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार जो रिलीजन के आधार पे सेपरेट हुआ था। तो 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बहुत ही इंपॉर्टेंट 1935 एक्ट है, इसमें आपको देखना है कि क्या हुआ था उस समय। एबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरकी एट द सेंटर, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। चारों ऑप्शन आपको क्या लग रहे हैं? देखिए एक बार आप, abolition of council in India, डायरकी at the center, abolition of डायरकी in the state, और establishment of federal court। डायरकी at the center, हाँ, एक्ट में प्रोविजन किया गया था। डायरकी इन द स्टेट जो था वो 1919 के एक्ट में था, प्रोविंस में, मतलब स्टेट में। जो आज स्टेट है वो प्रोविंस कहलाता था पहले। तो डायरकी एट द प्रोविंसेस 1919 के एक्ट में, जो बाद में 1935 के एक्ट से उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन सेंटर में डायरकी होगा ऐसा प्रोविजन कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देने वाली यह है कि ये सेंटर में किया तो गया था, लेकिन कभी भी लागू नहीं हुआ था। ये सेंटर में कभी भी डायरकी लागू नहीं हुआ था, स्टेट में लागू हुआ था 1919 के एक्ट से। क्योंकि बहुत लोग इसको विरोध किए कि जब
प्रोविंसेस में वो सक्सेस नहीं कर पाया, तो सेंटर में वो कैसे सक्सेस करेगा। तो इसीलिए प्रोविजन किया गया था, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो डायरेक्ट एट द सेंटर अगर क्वेश्चन आता है कि कभी इंप्लीमेंट हुआ क्या, तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविजन किया गया था, इसीलिए टू हम सही मानेंगे। एबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी था। डायरेक्ट इन द स्टेट बताया कि 1919 एक्ट में ये दिया गया था, लेकिन 35 के एक्ट से इसको एबॉलिश कर दिया गया था। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1935 एक्ट में। दिल्ली फेडरल कोर्ट ये स्टेब्लिश हुआ था 1935 एक्ट के थ्रू। तो 1, 2, 3 and 4 ऑल इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946-1947? 1946-47 में जब इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन लेना, अभी तक जब दीवानी राइट तो 1965 में 1765 में प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लिया था। लेकिन पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया गया? फाउंडेशन, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर को उस समय लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल? गवर्नर जनरल काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को अपॉइंटमेंट एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। तो ये सबसे पहले आईसीएस ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। तो उन्होंने सबसे पहली बार 1863 में सबसे पहले आईसीएस सबसे पहले इंडियन थे, तो उनको लॉ मेंबर बनाया गया था सबसे पहली बार। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द गवर्नमेंट, क्या है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड अ फेडरेशन टेकिंग अ प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज अ यूनिट। तो जैसा कि मैं अभी बताया कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंडियन लेजिस्लेचर में इंडियन को थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था पहली बार, और 1935 में और ज्यादा मिला। प्रोविंशियल में तो ऑटोनॉमी मिल गया था, उनको खुद का सीएम और पीएम अपॉइंट करने का, इलेक्ट करने का मिल गया था। तो पहली बार सही बात है। और बाई कैमरल, फर्स्ट टाइम बाई कैमरल एट द सेंटर, सेंटर में बाई कैमरल, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा है उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे और अपर हाउस को जो आज राज्यसभा बोलते हैं उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे। तो फर्स्ट टाइम बाई कैमरल 1919 में हुआ था। और सेकेंड है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड अ फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट एज अ यूनिट। तो फेडरेशन की बात यहीं पे फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, तो फेडरेशन की बात 1935 एक्ट में किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन देखिए आप। तो 13 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? मतलब 1990 का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1909, 1935, 1990, ये एक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1947 एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो बनाया हूं उस पर, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो क्या है 1990 का जो फीचर है उसमें है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोविंसेस में आया था।
सेंटर डायरेक्टली सेंटर में कब आया था 1935, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। प्रोविजन किया गया था 1935 के एक्ट में, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम। ये तो आपको पता ही है, बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं। 1909 के एक्ट से किया गया था, तो दूसरा तो गलत हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। अगर जैसे आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको छोड़िए, तो 1 सही है 2 गलत है, तो 1 सही है 2 गलत है। 2 अगर गलत किए तो डी, तो आपको ऑप्शन निकल के आ जाएगा 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। डी 4 है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 1919 में तो हुआ ही था, एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्योंकि सेंटर में बाई कैमरलिज्म लाया गया था, प्रोविंशियल में डायरेक्टी सिस्टम लाया गया था। तो ये सारे जो सिस्टम थे वो लाए गए थे। तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड बाय। बहुत ही आसान है, बार बार बात हो रही है कि किस एक्ट के थ्रू। 1957 में रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद 1958 में क्राउन बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप हटिए, अब डायरेक्ट हम रेगुलेट करेंगे यहाँ के सरकार को, अब हम ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो पावर ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और क्राउन के पास पूरा पावर चला गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्रिटेन के गवर्नमेंट से हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूल कर रही थी, अब डायरेक्ट रूल कर रही है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। जब कैबिनेट मिशन फॉर्म हुआ और डिमांड क्लेमेंट एटली मानने से इनकार कर दिया कि पार्टीशन नहीं होगा, और जब पार्टीशन और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हो गया, तो जो एटली उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने बोला कि जून 1948 में, कब, जून 1948 में पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंडियंस को। लेकिन आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, जब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बने यहाँ के, तो उनके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी दे दी गई और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग की भी डिमांड मानी गई और भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया गया। पहले जून 1948 में एटली के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जून 1948 में, जून मतलब डेट नहीं डिसाइड था, मतलब जून के लास्ट तक, मतलब ये माना जा रहा था कि 30 जून को कर देंगे, मतलब 30 जून डायरेक्ट ऐसा कहीं आता है कि डेट एग्जैक्ट, तो डेट एग्जैक्ट नहीं, जून, और कोई कोई उसका ये मतलब निकालते हैं कि जून का मतलब लास्ट जून तक, तो 30 जून। तो ये ऑप्शन या तो 30 जून हो सकता है या फिर जून 1948 हो सकता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैच करना है। तो मैच कर आप तो इसको बहुत ही आसानी से, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन था उससे कुछ मिलता जुलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से में कौन सा चीज किया गया था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से क्या किया गया था, और कैबिनेट मिशन प्लान से क्या किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान से अभी हम जस्ट बात किए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान से। तो डी का 4। तो देखिए आप सी और बी आपका ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी का 2, तो सी का 2 आया, तो डी इज द राइट आंसर दिख रहा है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्ता और डायरकी प्रिंसिपल लाया था। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल। बाईकैमरल, सेंटर में बाईकैमरल 1919 के एक्ट से लाया गया था, बार बार चर्चा कर रहे हैं इसका। तो बाईकैमरल एट द सेंटर इंडियन लेजिस्लेचर में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर। अब आप सोच के बताइए इसको, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कब आया होगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दिया गया,
1935 के एक्ट से। तो उसी से आप लिंक कर सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर कब आया होगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर 1935 एक्ट से दिया गया था, क्योंकि प्रोविंशियल एटॉमी को स्वायत्ता दी गई थी, प्रोविंसेस को कुछ पावर दिया गया, लॉ मेकिंग पावर दिया गया कुछ सब्जेक्ट पे, तो इसलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग वाज अ पायनियर इन इंट्रोडक्टिंग द पोर्टफोलियो इन मॉडर्न इंडिया। जो पोर्टफोलियो सिस्टम आज है वो स्टार्टिंग में कौन दिया था कि ये विभाग देखेंगे, ये आज जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, विभाग बंटवारा होता है, वो लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय बने थे 1958 में, उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सही है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 प्रोवाइडेड फॉर द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, ये भी सही है। 1861 में ही सबसे पहली बार बताया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया था, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्टली एट द प्रोविंशियल लेवल, बहुत ही सही है इसका। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अडॉप्टेड डायरेक्टली एट द सेंटर, हाँ अडॉप्टेड डायरेक्टली एट द सेंटर, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 एक्ट में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको पता है किसके कब 1909, और वुमेन का है, वुमेन को तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला ही नहीं था, तो 1919 में एंग्लो इंडियन सिख इन लोगों को मिला था, तो ये तो गलत है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियन, तो ये भी गलत है। एंग्लो इंडियन के लिए 1919 में, तो 3 और 4 गलत है, तो 1 and 2 इज द राइट। 1 सही है और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन 22, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस से रिलेटेड। सिविल सर्वेंट सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया था 1833 में, और 1853 में इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1853 के ही एक्ट में बताया गया था, चार्टर एक्ट में, कि सिविल सर्विस का एग्जाम अब होगा। पहले जो वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे कंपनी के, उन लोग क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे कि कौन सिविल सर्वेंट बनेगा, लेकिन कंपटीशन के थ्रू अटेम्प्ट सबसे पहले 1833 में किया गया था, उसके बाद 1853 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था। 1833 में लिमिटेड था, लिमिटेड कुछ ही पोस्ट के लिए, कुछ ही सिलेक्टेड के लिए थोड़े से कंपटीशन हुए थे, सारे पोस्ट के लिए नहीं, लेकिन 1853 में ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिप्लेस द इंडियन सिविल सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, नहीं ये सही नहीं है, तो 1 and 2 इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। In context of Charter Act 1813, which of the following statement are correct? Company was set aside 1 lakh for the Anglicist education of Indian. देखिए 1830 में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 1 लाख रुपीस इंडियन एजुकेशन के लिए प्रोविजन किया गया 1830 एक्ट के, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और बोला गया कि 1 लाख आप इंडियन एजुकेशन पे बजट बनाना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा। ये तो सही है, लेकिन एंग्लिसिस्ट एजुकेशन के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय 1813 के एक्ट में ये नहीं प्रोविजन किया गया था कि किस मीडियम से यहाँ पे एजुकेशन को फैलाया जाएगा। तो उस समय एंग्लिसिस्ट की ओरिएंटलिस्ट, मतलब इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज पे ही किया जाएगा कि अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। उस समय ये फाइनल नहीं हुआ था। 1833 जब मैकाले मिनट आया तो उस समय वो फाइनल किया कि किस मीडियम, कौन सा मीडियम होगा, क्या होगा, फिर डिस्पैच आएगा 1854 में, तो वो फिर फाइनल क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे क्या होगा, प्राइमरी एजुकेशन कैसा रहेगा, हायर एजुकेशन रहेगा, हायर स्टडीज कैसा रहेगा, सेकेंडरी एजुकेशन कैसा रहेगा, किस मीडियम से रहेगा, उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो 1830 में क्लैरिफाई ही नहीं था, इसीलिए एंग्लिसिस्ट एजुकेशन के लिए तो ये गलत होगा। 1 लाख रुपया सही है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है।
द मिशनरी वेर ग्रांटेड परमिशन, हाँ 1813 में सबसे पहले मिशनरी को अलाउ किया गया कि आइए और आप अपना मोरल जो भी वैल्यू है, जो भी एजुकेशन है, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो आके यहाँ फैला सकते हैं। तो ये सही है। द कंपनी डिविडेंड वॉज फिक्स्ड एट 10.5%, ये भी सही है। कंपनी का डिविडेंड जो है वो 10.5% फिक्स कर दिया गया था 1813 के एक्ट के थ्रू। तो 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए आप क्या बोलना चाह रहा है कि ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया था, मतलब एक दो टाइप के लेजिस्लेचर में, काउंसिल में मेंबर होते थे, एक होते थे ऑफिशियल, एक होते थे नॉन ऑफिशियल। तो हमेशा ऑफिशियल मेंबर ज्यादा होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर कम होते थे, और इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर में जनरली शामिल किया जाता था। तो ऑफिशियल मेजोरिटी के पास ज्यादा पावर हो जाता, जो ऑफिशियल होते थे वो उनके पास ज्यादा पावर होता था, नॉन ऑफिशियल के पास उतना ज्यादा पावर होता नहीं था। तो 1909 तक ऑफिशियल ही मेंबर ज्यादा होते थे, तो ये बात सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव ए नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, नहीं, जब 1909 तक बोला जा रहा है कि ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेंगे, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो मेजोरिटी में तो आ ही नहीं सकते। नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में आने का मतलब था कि इंडियंस मेजोरिटी में आ जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है, तो उस काउंसिल में इंडियन को ज्यादा करना नहीं था। 1919 से थोड़ा सा उनको मेजोरिटी, थोड़ा सा ज्यादा मेंबर दिया जाने लगा था, लेकिन 1909 तक तो नहीं। तो ये गलत हो गया। द वर्ड इलेक्शन वाज यूज्ड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी गलत है। इलेक्शन हम बताए थे, अभी पहला ही क्वेश्चन था कि इलेक्शन यूज तो नहीं किया गया था, लेकिन इलेक्शन प्रिंसिपल आया था, इलेक्शन बाद में यूज किया गया था, तो ये भी गलत है। तो इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था, ऑफिशियल मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी लाया नहीं गया था, तो 2 और 3 तो गलत हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, याद रखिएगा, तो इनकरेक्ट 2 और 3। द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किया गया था किस एक्ट के थ्रू सबसे पहले, ये क्वेश्चन में है, तो 1853 एक्ट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल नहीं थे, सी राजगोपालाचारी थे, आपको पता है इंडिया का। तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अगर लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछता तो सही है, लॉर्ड माउंटबेटन होते, लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जनरल में नहीं होंगे, तो गलत है। फिर इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 1 तो इनकरेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। देखिए बहुत मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे बनता है कि लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग वायसराय आ गए, लॉर्ड डलहौजी थे वो लास्ट गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म नहीं किया गया था, वायसराय का पोस्ट और ऐड कर दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय का भी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया था 1858 एक्ट से, तो वायसराय का पोस्ट भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, तो इसलिए वो दोनों पोस्ट कंटिन्यू किए, गवर्नर जनरल भी और वायसराय का पोस्ट भी। यहाँ मतलब बच्चे या बहुत सारे बुक में भी लिखा रहता है कि गवर्नर जनरल खत्म होके वायसराय बन गया, तो ऐसा नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं है। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी सबसे पहले बना 1858 में। तो 1 2 3, तो कौन कौन सा गलत हो गया? 1 और 2 गलत हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन से आप पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू आप रिवाइज करें, मेरे वीडियो को देखें, और नेक्स्ट और मैं इस टाइप के वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।